K2CR2O7 का कुछ एग्जांपल किए थे लास्ट क्लास में, है ना। एंड देन हमने क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर देखा था, CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर्स। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद पोटेशियम परमैंगनेट, उसका भी प्रिपरेशन देख लिए थे विद द हेल्प ऑफ MnO2। 2 स्टेप किए थे, पहले MnO2 को कन्वर्ट किए थे पोटेशियम मैंगनेट में, एंड देन पोटेशियम मैग्नेट वाज ऑक्सीडाइज केमिकली या इलेक्ट्रोलिटिकली। 2 मेथड से देखे थे। केमिकली कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, जैसे CO2 हो गया, Cl2 हो गया या O3 हो गया, इनके हेल्प से हमने KMnO4 बनाया था, या फिर इलेक्ट्रोलिटिकली एनोड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट KMnO4। ठीक है, एक लैबोरेटरी प्रिपरेशन भी हमने लिखा था एंड प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे। K2CR2O7 ऑरेंज कलर का था क्रिस्टल्स, ये पर्पल कलर के क्रिस्टल्स हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हमने शायद एसिडिक मीडियम की प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, राइट। कुछ रिएक्शन लिखे थे क्या उसमें? हाँ, एग्जांपल लिखा था हमने, फेरस टू फेरिक लिख लिए थे ना। चलो एक आध और लिखते हैं उसमें ही। तो देखो उसमें हमने क्या देखा था कि व्हाट आर कॉमन रिएजेंट्स। जैसे हमारे K2CR2O7 में, K2CR2O7 में हमारे ये प्रोडक्ट्स कॉमन थे, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस वाटर, और यहाँ पे H2SO4, ये सारे कॉमन थे रिएक्टेंट्स से। बस यहाँ पे एक रिएक्टेंट और क्या जुड़ जाएगा जिसको हमें ऑक्सीडाइज करना है, जैसे कि Ki था तो यहाँ पे आपको I2 मिल गया था, यहाँ पे FeSO4 था तो यहाँ पे आपको Fe2SO4 का प्राइस मिल गया था, यहाँ पे H2S था तो यहाँ पे सल्फाइड मिल गया था, यहाँ पे नाइट्राइट था तो आपको नाइट्रेट मिल गया था। तो बस यही आपको चेंज करना था रिएक्टेंट्स में, और ये आपको प्रोडक्ट्स मिलते जाते हैं। याद आ रहा है? तो ऐसा ही कुछ कॉमन हमने एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ भी देखा था, कि अगर आप KMnO4 को भी एसिडिक मीडियम में लेंगे तो क्या रिएक्शन था। KMnO4 कितना ऑक्सीजन लिबरेट करा था, वहां से 3 नेशनल ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 5। तो KMnO4 प्लस H2SO4 ये हमारा कॉमन था, और प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, K2SO4 MnSO4 प्लस वाटर, राइट। हमने जो एक एग्जांपल किया था वो क्या था, आयरन 2 सॉल्ट, आपको मिल जाएगा आयरन 3 सॉल्ट। ठीक है, एक आधा एग्जांपल इसमें और करते हैं, एक ही किए थे ना बस, फेरस टू फेरिक। ओके चलिए एक और करना। हाँ, पोटेशियम इसमें भी करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। चलिए कन्वर्ट करिए, सेम सारे ही होंगे ना, बस यहाँ पे FeSO4 की जगह Ki आ जाएगा, और यहाँ पे Fe2SO4 था, इसकी जगह I2 आ जाएगा, बस बाकी पूरा रिएक्शन सेम, बैलेंस कर लेना बस। क्या हो गया, तो दिख जाएगा, क्यों नहीं दिखा, चमक रहा है। यही बंद कर दूंगा तो पिक्चर वाला माहौल हो जाएगा, ज्यादा हो गया क्या, सही है? नहीं नहीं ये ठीक, चल नहीं नहीं वहां से भी फिर, चलो जल्दी लिखो।
एक एग्जांपल हमने फेरस टू फेरिक करा था लास्ट क्लास में, आज कर रहे हैं Ki2I2, KMnO4 है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन। अच्छा, हमने Fe का रिएक्शन ओवरऑल पूरा लिखा था ना, 2 स्टेप में लिखे थे कि नहीं? फिर वो कैंसिल किए थे, H2SO किए थे। अच्छा, इसको ये तो आपका एसिडिक मीडियम में 5 निकलता है, वो ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस H2S2S, अच्छा यही वाला किए थे। और फेरस टू फेरिक भी तो किए थे क्या? हाँ किए थे ना। हाँ, तो इसको हमने पूरा लिखा था ना 2 स्टेप में। हाँ ठीक है, वही पूछ रहा हूँ। H2S2S भी कर लिए थे ना, वो उसको लिखे थे 2 स्टेप में, कि पहले स्टेप में 5 नेसल ऑक्सीजन निकलेंगे और दूसरे स्टेप में उसी नेसल ऑक्सीजन की हेल्प से हम H2S को S में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फेरस टू फेरिक हो गया, एक आपने अभी लिख लिया Ki2I2। चलिए एक और लिखेंगे, ऑक्सैलिक एसिड टू CO2। पहले हेडिंग डाल लो, साइड हेडिंग, ऑक्सैलिक एसिड टू CO2। ऑक्सैलिक एसिड टू CO2। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? और बस COH कोई कंपाउंड होता है क्या? ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो कहीं लगेगा, है ना। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, ये तो अपन पढ़े हैं, ऑक्सलेट, लाइगेंड, डाइडेंटेट, है ना। जब ये H निकल जाएंगे तो C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्स बोलते थे इसको, ऑक्सलेट। ऑक्सैलिक एसिड ये होता है। ठीक है, हाँ चलो इसको कन्वर्ट करेंगे CO2 में। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो? C2H2O4, है ना। लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आपको क्या मिल जाएगा? CO2। रिएक्शन इज सेम, तो रिएक्शन तो लिखा जाएगा, बस आप ये याद रखना कि कौन ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है। समझ आएंगे? ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होके CO2 बन रहा है, H2S ऑक्सीडाइज होके S बन रहा है, FeSO4 ऑक्सीडाइज होके Fe2SO4 थ्राइस बन रहा है, Ki ऑक्सीडाइज होके I2 बन रहा है, नाइट्राइट नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, एक लास्ट लिखना, it oxidizes H2O2, it oxidizes H2O2, it oxidizes H2O2 to H2O and O2, हाइड्रोजन peroxide। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन peroxide to H2O and O2। चलिए रिएक्शन, H2O तो वैसे ही बनता ही है, बस एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाएगा O2। चलिए लिखिए इसका फटाफट। हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले मीडियम में, लिखेगा नेक्स्ट एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम ये था एसिडिक मीडियम, जहां पे अपन ने H2SO4 लिया। इन सब के आयनिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं ना, हमने K2Cr2O7 में लिखे थे आयनिक रिएक्शंस भी, है ना। सेकेंड ले लेंगे एल्कलाइन मीडियम। हाँ, इसमें लिखेंगे हाइफन डाल के, इन स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम, इन स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम मैंगनेट आयन इज प्रोड्यूस्ड। मैंगनेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ?
मैग्नेट आयन पूछ रहा हूं, MnO4 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव तो पर मैग्नेट है, मैग्नेट है 2 नेगेटिव। ये बन रहा था ना बीच में हमारे सेकंड फर्स्ट स्टेप में, पहले मैग्नेट बना रहे थे फिर ही तो पर मैग्नेट बना ना इसको ऑक्सीडाइज करके, सुन रहे हैं? तो अभी देखो अभी तक जो भी हो रहा था ना वो क्या हो रहा था, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था आपका खुद MnO4 नेगेटिव, सुन रहे हैं क्या? MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा था, Mn2 पॉजिटिव में। ये कहां हो रहा था, एसिडिक मीडियम में। पर बेसिक मीडियम में क्या होगा, MnO4 1 नेगेटिव कन्वर्ट होगा MnO4 2 नेगेटिव में, ये डिफरेंस आएगा। समझ रहे हैं क्या, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में डिफरेंसेस हैं, ठीक है? ओके, तो क्या लिखिए, इन स्ट्रांगली एल्कली मीडियम MnO4 2 नेगेटिव यानी कि मैग्नेट आयन इज प्रोड्यूस, ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिखे ना, MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है? क्योंकि देखो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा बट खुद भी तो रिड्यूस होगा ना। अब खुद सोचिए कि MnO4 रिड्यूस कैसे हो रहा है, 1 नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, 2 नेगेटिव, और ये तो मैग्नेट आयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखना, पोटेशियम मैग्नेट इज ऑल्सो फर्दर reduced टू, potassium magnate is also further reduced to, potassium magnate is also further reduced to MnO2, MnO2, MnO2 when a reducing agent is present, when a reducing agent is present, when a reducing agent is present, reaction लिखना, K2MnO4, this is potassium magnate plus H2O gives you MnO2 plus KOH plus एक नेसेंट ऑक्सीजन, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, प्लस H2O gives MnO2 plus KOH plus नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है? चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसका, नीचे लिखना, it oxidizes, it oxidizes, it oxidizes potassium iodide 2, potassium iodide 2, potassium iodate, potassium iodide 2, potassium iodate, पोटेशियम आयोडेट। अब ये जो हमने रिएक्शन लिखा ना, ये वाला, ये हमारे बेसिक मीडियम के लिए कॉमन रिएक्शन होगा। देखो यही वो नेसेंट ऑक्सीजन है जो जाकर के Ki को, मतलब पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही हमने रिएक्शन H2SO4 के साथ भी लिखा था, है ना, वहां 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहे थे, इसको हमने बैलेंस नहीं किया, वरना यहाँ भी आप बैलेंस करोगे तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे वहां पे, ठीक है? तो क्या लिखे, पोटेशियम आयोडाइड टू पोटेशियम आयोडेट, ठीक है? तो चलिए देखिएगा, आयोडाइड आयोडाइड तो Ki हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये दोनों तो रहेगा ही, प्लस Ki लिख लेना इसके साथ। देखो रिएक्शन K2MnO4, सॉरी KMnO4, स्टार्ट तो KMnO4 से करेंगे ना। देखो 2 स्टेप हुआ, पहला आपका KMnO4 MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ और फिर MnO2 में कन्वर्ट हुआ, तो अल्टीमेटली ओवरऑल रिएक्शन में तो यही हुआ ना, KMnO4 से स्टार्ट किया था हमने और हमको MnO2 मिला। तो देखेंगे KMnO4 प्लस H2O प्लस Ki, क्लियर है? दो रिएजेंट, दो रिएक्टेंट कॉमन है आपके, कौन कौन से, KMnO4 एंड H2O। अब जिसको लेना, जिसको ऑक्सीडाइज कराना उसको लेंगे Ki, गिव्स, गिव्स क्या बन रहा है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स MnO2 KOH, और साथ में अब ये K है जो आपने लिया है लेफ्ट साइड में, ये बन जाएगा KiO3। आयोडेट आयन क्या होता है, IO3 1 नेगेटिव, दिस इज आयोडेट आयन। 8 वेट जहां लगता है वैसे भी ऑक्सीजन आया था ना, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, है ना, तो आयोडाइड, आयोडाइड तो आई नेगेटिव हो गया, अब उसमें O भी आ गया तो आयोडेट, ठीक है, IO3 1 नेगेटिव, ठीक है?
अब जैसे हमने एसिडिक मीडियम में लिया था तो के आई किस में ऑक्सीडाइज हुआ था? आई टू में. के आई was oxidized to I2 in acidic medium, but in basic medium Ki is oxidized to KiO3 iodate. ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड मीडियम लिखेंगे. थर्ड मीडियम न्यूट्रल. न्यूट्रल. हाँ, इसमें हाइफन डाल के लिखना. KMnO4 act as a moderate oxidizing agent. KMnO4 act as a moderate oxidizing agent. Moderate oxidizing agent in neutral aqueous solution. In neutral aqueous solution. In neutral aqueous solution. Because of the reaction. Because of the reaction. लिखिएगा KMnO4 प्लस H2O. बेसिक मीडियम जैसे ही होगा इसमें भी ना. KMnO4 प्लस H2O gives KOH. और क्या बन रहा था वहां पे? M2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. KMnO4 प्लस H2O gives H प्लस MnO2 जैसे बेसिक मीडियम में बन रहा था प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. इसको बैलेंस करो तो देखो, हमने भले न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया पानी में, पर अल्टीमेटली KOH बन गया ना. प्रोडक्ट में KOH बन रहा है ना, तो वो मीडियम को बेसिक बना ही देगा अल्टीमेटली. इसलिए हम देखो, हम हमेशा K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में लेते हैं और KMnO4 को बेसिक मीडियम में लेते हैं. जब भी हम आगे यूज करेंगे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, वी ऑलवेज टेक K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम एंड KMnO4 इन बेसिक मीडियम. हाँ, कितना आ रहा है नेसेंट ऑक्सीजन? ये बैलेंस कितना है? KMnO4 हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे दो किए, जिसके कारण पोटेशियम दो हो गया और Mn भी दो हो गया, है ना. अब बस ऑक्सीजन बच गया है ना. हाइड्रोजन दो हो गया ना, दो इधर दो उधर, के भी दो इधर दो उधर, Mn दो उधर दो उधर. बस अब ऑक्सीजन देख लो कितना हो गया. यहाँ पे 8 और एक 9 है. 4 5 6 7 8 9. ये रिएक्शन पीछे भी लिखे अपन एक्चुअली अल्कलाइन मीडियम में, वहां बैलेंस नहीं किए थे, बट यही रिएक्शन. तो न्यूट्रल मीडियम अल्टीमेटली अल्कलाइन हो जाता है बिकॉज वाटर के साथ भी क्यूएच बन ही रहा है. ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लिखेंगे नीचे. इट ऑक्सीडाइजेस. इट ऑक्सीडाइजेस. इट ऑक्सीडाइज फेट. इट ऑक्सीडाइजेस मैंगनस सल्फेट to manganese dioxide. To manganese dioxide. Manganese sulfate to manganese dioxide. ठीक है, चलो रिएक्शन लिखना. KMnO4 ले लो.
लिए प्लस क्या आएगा, और किसको करने वाले हैं ऑक्सीडाइज, मैंगनस सल्फेट यानी कि MnSO4, ले लो MnSO4 प्लस, और क्या यहाँ पे वाटर, ले लो वाटर गिव्स, क्या मिलेगा, हाँ MnO2 ना, तो बनेगा ही MnO2 प्लस, और क्या क्या बनेगा देखो, आपके पास K बच रहा है और सल्फेट भी है और इधर हाइड्रोजन भी तो है, वाटर भी तो है इधर, यहाँ वाटर नहीं बन रहा है ना अब, समझ रहे हैं क्या। तो क्या क्या दो और प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बना लीजिए K2SO4 और एक होगा H2SO4, K2SO4 एंड H2SO4, ठीक है, K2SO4 एंड वाटर मत बनाना अब, है ना, वाटर तो हमने वैसे भी रिएक्टेंट साइड में लिया है। चलिए एक और करना, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, तो ले लो KMnO4 प्लस H2S, ठीक है, और क्या क्या बना रहे हैं इधर, K2SO4 प्लस S भी रहेगा सल्फर, ठीक है, प्लस आपका Mn जो है वो बना रहा है MnS, मैंगनीज सल्फाइड, ठीक है, ठीक, चलो, तो ये आपकी ये बेसिक नेचर में भी KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बनाना, हाँ, रिएक्शन में आपने क्या क्या लिया, KMnO4 और H2S आपके रिएक्टेंट साइड में, और इधर प्रोडक्ट साइड में MnS प्लस सल्फर प्लस K2SO4, क्या हाइड्रोजन वाटर बना देना प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, वाटर एट द प्रोडक्ट साइड, बैलेंस नहीं हो रहा है ना, अच्छा राइट साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं ना अभी तक, हाँ तो वाटर, ठीक है। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर बनाना, MnO4 1 नेगेटिव, जैसे हमने CrO4 2 नेगेटिव और Cr2O7 का बनाया था स्ट्रक्चर, यहाँ पे MnO4 एक ही पढ़ रहे हैं, तो MnO4 1 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए क्या बनेगा, वहां भी टेट्राहेड्रल बन रहा था CrO4 का, देखो पीछे पलट के, CrO4 2 नेगेटिव का बनाए थे और Cr2O7 2 नेगेटिव का बनाए थे, तो सेम ऐसे Mn का बनेगा, बनाइए, थोड़ा बॉन्डिंग में बस फर्क आएगा, Mn वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ, है ना, बट ऑक्सीजन विल मेक डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, बस एक जो नेगेटिव रहेगा वहां नहीं बनेगी, तो MnO4 1 नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, अच्छा वहां पे भी एक चीज देखना, हमने नोट में लिखी थी लास्ट सेक्शन में क्रोमेट वाले में, कि जो क्रोमियम का आपके क्रोमेट का कलर है ऑरेंज कलर, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, देखे थे ऐसा कुछ, और हमने लिखा था कि वहां पे मोमेंटरली चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ऑक्सीजन टू क्रोमियम, तब जाके वो कलर आ रहा है ऑरेंज कलर ऑफ क्रोमियम, सेम चीज मैंगनीज में भी होगी, तो नोट करके लिखना, एज इन द केस ऑफ, एज इन द केस ऑफ chromate dichromate, as in the case of chromate and dichromate, इसमें से यहां वाटर हटाते यहां, as in the case of chromate and dichromate, chromate आयन था आपका CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाए थे अपन, तो एज इन द केस ऑफ
chromate and dichromate, comma, Mn in MnO4 negative, Mn in MnO4 1 नेगेटिव. क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की यहां पे? ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है ना, तभी तो ये आपका +8, सॉरी -8 +7 इज -1, करेक्ट. तो +7 होगा तो Mn के पास D में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि Mn क्या होता है आपका 4s2 और यहाँ पे 3d5, तो ये निकल गया ना सातों, तो 3d 0 है एक्चुअली. Mn7 प्लस क्या है 3d 0. तो जब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो D टू D ट्रांसफर ही नहीं होगा कुछ, और कलर नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन मोमेंटरीली अपना चार्ज ट्रांसफर करेगा Mn को, जैसे Cr में कर रहा था. ये तो मैंने आपको उस दिन कहा भी था कि ये एमसीक्यू में एक आध बार क्वेश्चन आया है कि ये कलर्स Mn का या Cr का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, नॉट बिकॉज ऑफ D टू D ट्रांजिशन. वही T2G से Eg वाला ट्रांसफर होता है ना कलर के लिए. ठीक है, तो क्या लिखे, Mn in MnO4 negative is in +7 state, is in +7 state, is in +7 state with D0, with D0, with D0. So stop. The deep purple color of KMNO4, the deep purple color of KMNO4 is not due to DD transition, is not due to D-D transition. मतलब इलेक्ट्रॉन D से D नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं D में, तो कैसे जाएगा, D टू D ट्रांजिशन कैसे करेगा? तो इट्स नॉट ड्यू टू D टू D ट्रांजिशन, बट ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, but due to charge transfer, but due to charge transfer, ब्रैकेट में from O to Mn, वहां from O to Cr था, O to Mn, reducing the oxidation state of, reducing the oxidation state of, reducing the oxidation state of Mn from +7 to +6, reducing the oxidation state of Mn from +7 to +6. वहां +6 to +5 किए थे, पढ़ना एक बार क्रोमियम का जो लिखे थे हमने नोट में, वहां भी ऑक्सीजन का मोमेंटरीली चार्ज ट्रांसफर होगा टू क्रोमियम, जिससे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +5 हो जाएगी. वो रहा लास्ट लाइन में, +6 to +5 मोमेंटरीली, ऐसा लिख लेना, मोमेंटरीली, MOMENTARILY. ठीक है, जिससे अब ये इलेक्ट्रॉन के कारण कलर है ये डीप पर्पल. ठीक है, चलिए ये आपका पूरा डी ब्लॉक था, है ना. नेक्स्ट लाइन डालेंगे एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ये n-2 में F भराता है ना, वहां जैसे n-1 में D भराता था, या n-2 में F भराएगा, यानी कि 6th पीरियड में 4 का F भराएगा और 7th पीरियड में 5 का F. तो 6th पीरियड में 4 का F आर लैंथेनॉइड्स, एंड 7th पीरियड में 5 के F में जो फीलिंग हो रही है दैट इज फॉर एक्टिनॉइड्स. तो n-2 F चलेगा 1 से लेकर के 14, n-1 का जो D है वो चलेगा 0 से 1, क्योंकि वहां भी ऐसा कुछ होगा ना, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, जैसे अपने 4s के इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे थे ना 3D में, क्रोमियम और कॉपर के केस में, याद है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, पर यहाँ पे D इलेक्ट्रॉन जाएगा F को हाफ फिल या फुल फिल करने के लिए, इससे D का 0-1 चलेगा, और आपका N का जो S है वो पूरा भरा होगा. मतलब अगर पहले एलिमेंट की बात करूं मैं, जो आपका लैंथेनॉइड्स का पहला एलिमेंट है 58 वाला ना, 55 56 तो आपके ये दोनों हो जाएंगे एस वाले,
57 तो खुद लैंथेनम ही है। 58 जो है वो आपका पहला लैंथेनॉइड है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इसका 6s पूरा भरा होगा, 5d में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 4f में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऐसे ये 14 तक भराता जाएगा, बीच में जरूरत पड़ेगी तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाएगा, इसलिए ये 0 1 दोनों लिखा है। 0 -1 नहीं है वो, है ना, 0 1 है। Their general outer electronic configuration is n minus 2 f 1 से 14 n minus 1 d 0 to 1 ns 2। ठीक है, निशान में लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिपेंडिंग अपॉन वेदर द depending upon whether the last electron enters depending upon whether the last electron enters depending upon whether the last electron enters a 4f a 4f or a 5f orbital, last electron enters, वही एंटी पेनाल्टीमेट बोलते हैं इसको, है ना, शेल को। जैसे n को लास्ट आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, n-1 को पेनाल्टीमेट और n-2 को एंटी पेनाल्टीमेट। ठीक है, तो ये एंटी पेनाल्टीमेट शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है, एंटी पेनाल्टीमेट शेल के एफ सब शेल में, तो उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उनमें भी अगर 4f में जा रहा है तो लैंथेनॉइड्स है, यानी कि दो टाइप के होते हैं 4f में। तो क्या लिखिए, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ 4f और अ 5f, कॉमा द f block elements have been divided into the f block elements have been divided into two series. The f block elements have been divided into two series. Have been divided into two series. फर्स्ट लिखेंगे लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स LANTHANOIDS, लैंथेनॉइड्स, है ना। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही है, तो इसमें हाइफन डाल के लिखिए ना, इसमें क्या इनको और क्या क्या बोलते हैं, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट इनर, इनर्ट नहीं है, इनर, इनर छुपी भी है ना, इनर है, अंदर की तरफ है, तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। और इनके जो एलिमेंट्स है वो कहां से कहां तक रेंज करेंगे, एटॉमिक नंबर 58 टू 71, टोटल 14 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 58 टू 71, and they are also called rare earth elements, they are also called rare earth elements। ठीक है, चलिए सेकेंड लिखना एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ये आपकी सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज है, जिनमें एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक रहेगा, वहां आपने 86 में खत्म किया, नीचे आए 87 88 89, खुद एक्टिनियम है, तो ये चलेगा 90 से 103, एटॉमिक नंबर 90 से 103। ठीक है, तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पहले लैंथेनॉइड्स लिख लेना हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स, ठीक है, इसमें पहला फर्स्ट लैंथेनॉइड्स के अंदर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइफन डाल के लिखना इसमें। They have the electronic configuration with, they have the electronic configuration with 6s2 कॉमन, सबके पास 6s2 तो होगा ही, ns2, 6s2 कॉमन, but with variable occupancy of 4f level। 6s2 कॉमन है सबके पास, but with variable occupancy of 4f level। ठीक है, कुछ इनमें भी वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए कॉन्फ़िगरेशन होंगे, तो सेकेंड एक पॉइंट लिखना, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, यूरोपियम स्पेलिंग लिखेंगे EUROPIUM, EUROPIUM, यूरोपियम, ब्रैकेट में लिखना Z इज इक्वल्स टू 63, इसका एटॉमिक नंबर है 63, is 4f7 6s2, 4f7 6s2, 63 बोला ना मैंने, यानी कि सोचिए 58 59 60 61 62 63 होना चाहिए था इसका 4f6, क्रोमियम जैसा ही। तो आपके डी से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4s में चलेगा, कौन से डी से, 5 के डी से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4 के एफ में चला गया ताकि वो 7 हो जाए, जस्ट लाइक जैसे क्रोमियम में 4 के एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3 के डी में चला जाता है, टू मेक इट हाफ फिल्ड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। वैसे यहां पे देखो सातों के सातों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, मेकिंग यूरोपियम एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, हाफ फिल्ड। तो क्या लिखे, is 4f7 6s2 because of extra stability of, because of extra stability of, because of extra stability of half filled orbitals, because of extra stability of half filled orbitals, half filled orbitals। ठीक है, अब ऐसे मुझे बताओ तो कि जैसे अभी इसमें हुआ, जैसे कॉपर में होता है, वैसे इसमें कौन से एटॉमिक नंबर में कॉपर जैसा होगा, जहां पे फुल्ली फिल्ड करना होगा, यानी कि F को 14 बनाना होगा, उसके लिए D का एक इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा F के पास, जैसे अभी गया है। बस फर्क कितना है कि यहाँ पे उसने हाफ फिल्ड बनाने के लिए गया और यहाँ वो फुल फिल्ड बनाने के लिए जाएगा, तो वो कौन सा एटॉमिक नंबर होगा, हाँ 70। ठीक है, तो लिखेंगे इसी में, इसी पॉइंट में कंटिन्यू करना, या अगले पॉइंट में लिख लो, नेक्स्ट लाइन में, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ytterbium, YTTERBIUM, इसका सिंबल है YB। अरे जस्ट एक पहले वाला, जैसे आप सोचो ना, जिंक का पिछला वाला कॉपर था, तो यहां भी 71 का पिछला वाला 70 होगा, जिसमें ये चीज होगी। अब समझे मैंने क्या बोला, एक मिडिल ऑफ द सीरीज में था मैंगनीज के पहले क्रोमियम, और एक एंड ऑफ द सीरीज में था जिंक से पहले कॉपर। यहां भी तो वही हो रहा है ना, जो 14th वाला है यानी कि 71, हमारा एंड कहां होता सीरीज 58 से 71, तो एक पहले वाला, तो 70 सही है। जैसे वहां भी जिंक के पहले वाला कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था, वैसे यहां पे भी 71 के पहले वाला 70 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये ट्रिबियम। ठीक है, तो लिख लो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ytterbium, ब्रैकेट में Z आपका 70, एटॉमिक नंबर 70 is 4f14
6s2, 4f14, 6s2। और अगला जो अपना 71 है लुटेशियम, सीरियम और लुटेशियम याद रखना, पहले और आखिरी एलिमेंट 58 एंड 71। सीरियम 58 है और 71 लुटेशियम है। उसमें आपका जो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो डी में चला जाएगा वापस, या वो भले जा रहा होगा 4f में ही 14, पर डी में अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे अभी आपका डी यहाँ पे क्या है, 0 है, 4f14 6s2 है, बट 5d क्या है, 0। और जब हम 71 की बात करेंगे तो 5d1, 4f14 एंड 6s2। क्लियर है, जस्ट लाइक जिंक। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अगला हेड डालना लैंथेनॉइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये लैंथेनॉइड के बारे में हमने एक पॉइंट और पढ़ा था अपने डी ब्लॉक में, क्या था वो, हाँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़े थे ना। तो यहां भी उस चीज के बारे में बात करेंगे कि लैंथेनॉइड्स के कारण डी ब्लॉक में ऐसा होता है। ठीक है, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाँ हाइपर डाल के लिखना। द टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज, द टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज, कौन सी होनी चाहिए, लैंथेनॉइड्स का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होता है, लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू विच ग्रुप एंड विच पीरियड, सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनॉइड्स है, और ग्रुप थर्ड ग्रुप। अरे थर्ड की तो पार्ट है ना, लैंथेनम थर्ड में है। अरे पहले दो हमारे एफ ब्लॉक है, और डी के पहले वाले कॉलम में तो लैंथेनम, लैंथेनम और एक्टिनियम है, तो दोनों का ही, नॉट जस्ट लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स का भी ग्रुप कौन सा है, 3। दोनों 3 ग्रुप के ही है, अलग से इनका ग्रुप थोड़ी ना होता है। जो लैंथेनम का ग्रुप है वही इनका ग्रुप है, जो एक्टिनियम का ग्रुप है वही एक्टिनॉइड्स का ग्रुप है, बस पीरियड अलग अलग है। एक सिक्स्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा है, एक सेवेंथ को। तो क्योंकि ये +3 वाले मतलब थर्ड ग्रुप वाले हैं, तो इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टिपिकल होगा, जस्ट लाइक स्कैंडियम। ठीक है, लिखेंगे द टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3, इज +3, इज +3। but there are some elements but there are some elements but there are some elements which show +2 and +4, which show +2 and +4 by losing 2 or 4 electrons, by losing 2 or 4 electrons, acquiring a stable configuration of, acquiring a stable configuration of, acquiring a stable configuration of F0, F7 और F14, F0, F7 और F14। ठीक है, एग्जांपल्स लिखते हैं इसके, जो 2 और 4 भी शो करते हैं, 3 तो सभी शो करेंगे, और 3 सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है लैंथेनॉइड्स की। बट देयर आर सम जो F0, F7 या F14 एक्वायर करने के लिए 2 या 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज करके +2 +4 भी एक्वायर करते हैं। एग्जांपल लिखेंगे EU2+, EU2+, EU का तो अभी लिखे थे ना अपन नंबर 63, 63 में था क्या, देखो आप, हमने क्या लिखा था, 4f7 6s2, यही था। और सोचिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, देखिए ऐसा करने के बाद वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसलिए EU2+ बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे EU2+ इस, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जेनॉन तक कॉमन है 54 जेनॉन, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 4f14, सॉरी 14 नहीं 7। क्लियर है, क्योंकि उसने 6s2 को तो लूज कर दिया ना, तो जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन तक सेम है, बस F7 आ गया। ठीक है, और 6s2 का 2 जा चुका है, तभी तो 2+ हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना, इसका आप बताना मुझे, YB2+ का क्या होगा, ये ट्रिबियम का आपने लिखा है एटॉमिक नंबर अभी, YB2+, इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, YB2+, इसका कॉन्फ़िगरेशन,
हाँ Xe4F40, वेरी गुड, क्योंकि इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये फुल्ली फिल्ड वाला स्टेबल है, ये हाफ फिल्ड वाला स्टेबल है। हाँ, दोनों में वही हुआ है, 6s2 निकला है, तो गेन एक्स्ट्रा स्टेबल वाला है ना। अब मुझे बताओ तो F0 वाला कौन होगा? अपन ने तो 3 चीजें लिखी है ना, कुछ लोग F0 पाने के लिए, कुछ लोग F7 पाने के लिए, और कुछ लोग F14 पाने के लिए +2 या +4 हो जाते हैं। बताओ तो मुझे F0 किसका होगा? हाँ, 60 60 होगा तो 60 सीरियम बोले ना आप। सीरियम में देखो क्या होगा, ध्यान देना, सीरियम में 4s2 4f2 4 लूज कर देगा तो जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, यानी कि 4f0 सीरियम होगा, 60 नहीं होगा। ठीक है, तो लिख रहा सीई सीरियम, सीरियम 4+, Ce4+ इज Ce4+ इज, सिर्फ जेनॉन लिख के छोड़ देना, क्योंकि वो नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। क्लियर है? हाँ, फुल स्टॉप करके लिखना, each case tends to revert, each case tends to revert, each case tends to revert to the more stable oxidation state of +3. Each case tends to revert to more stable oxidation state of +3. हालांकि इन सबकी टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है ना, तो ये जो +2 वाले हैं ये +3 होना चाहेंगे, और +4 वाला भी +3 होना चाहेगा। उसके लिए इन दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और लूज करेंगे एक एक, और ये क्या करेगा, एक गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि वो रिड्यूस होगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि सब +3 जाना चाहेंगे, +3 उनकी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि वो उनकी ग्रुप की स्टेट है वो। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, ईच केस टेंड्स टू रिवर्ट टू द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 बाय लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेंगे तो +3 पहुंच जाएंगे, क्या बोलते हैं, है ना। +2 वाला एक लूज कर देगा और तो +3 बन जाएगा, +4 वाला एक गेन कर देगा तो +3 बन जाएगा। तो लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज वाई, फुल स्टॉप लिखना, दैट इज वाई EU2+ and YB2+ are EU2+ and YB2+ are good कौन से एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके 3 बनने वाले हैं, और लूज करना मतलब ऑक्सीडाइज होना, और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ये खुद क्या है, reducing agents, are good reducing agents, whereas Ce4+ is a good oxidizing agent, whereas Ce4+ is a good oxidizing agent. ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखना, लैंथेनॉइड्स शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नॉट लाइक अपन ने 3D में देखा ना, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक जा रहे थे, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स शो नहीं करता है। लैंथेनॉइड्स शो limited number of oxidation states because the energy gap between because the energy gap between because the energy gap between 4f and 5d subshells is large. 4f and 5d subshells is large.
ठीक है, अब वहां पे क्या हो रहा था, डी में इतने सारे क्यों कर रहे थे, क्योंकि डी के साथ ही एस था, ज्यादा दूर नहीं था, है ना, क्योंकि डी और एस क्या आजू बाजू वाले ऑर्बिट के तो थे, एक n-1 डी का था और एक ns का था, तो ns के इलेक्ट्रॉन भी लूज हो रहे थे और nd के इलेक्ट्रॉन्स भी लूज हो रहे थे n-1 डी के, तो इसलिए उनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी। बट यहां पे अब 4f और 6d के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, दैट इज वाई वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? 4s 3d कर रहे थे, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो रही थी, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो +2 तो सबकी हो रही थी, फिर 3d के एक इलेक्ट्रॉन वो भी लूज करते जा रहे थे, तो +3 +4 +5 +6 +7 तक जा रहे थे अपन, ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये गिव रीजन में आ सकता है कि व्हाई लैंथेनॉइड शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जबकि डी ब्लॉक में तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो रहे थे, ठीक है, तो ये उसका रीजन होगा कि यहाँ पे 4f एंड 5d के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है, ठीक है, तो 5d इलेक्ट्रॉन्स लूज करके और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अचीव नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंड डालिएगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, बस क्योंकि अपन पढ़ तो लैंथेनॉइड्स ही रहे हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यहां अपन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फिर से आएगा, है ना, ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज और है लैंथेनॉइड्स की, फिर एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज, तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे चैप्टर।